तो पहला सेट पेपर हिंदी का है मेरे पास, सी लैंग्वेज का जो है हमारा चैप्टर है हमारा पास, एरे के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। और इसी की जो इंग्लिश के आपके बैच चल रहे थे, इंग्लिश का मॉक टेस्ट, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एरे के क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये हो सकते हैं एग्जाम में। तो इनको सोल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, और आप कमेंट करें अगर आपको आंसर पता है, या गैस करें तब भी आपको हेल्प होगी कि आपको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा कि यहाँ आपने ये आंसर इसका टिक किया है। तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूंगा, आप कमेंट करें, मैं आपको सारी वीडियो दे दूंगा, उसके लिए लाइव अलग से कर दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, एरे इनमें से किसका कलेक्शन होता है। तो एरे का मैंने जब थ्योरी समझाई थी और प्रोग्राम बनाना बताया था, उसमें जरूर बताया होगा आपको। तो एरे इनमें से किसका कलेक्शन होता है आपको बताना है। एक एक जैसा डेटा ऑब्जेक्ट होता है, या अलग अलग डेटा ऑब्जेक्ट होता है, या ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन बताना है आपको। तो ए बी सी डी जो भी आपको अगर लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, बाकी मैं आपको अभी सोल्यूशन करता हूँ। तो एरे जो होता है इसमें से, आप कमेंट करें अपने जवाब प्लीज़, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कमेंट करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से जल्दी तैयार होगा। गैस भी करेंगे तो भी आपको ये पता चल जाएगा कि आंसर किस प्रकार से मार्क किए जाते हैं और किस प्रकार से उसके आंसर गलत या सही हो सकते हैं। तो एरे इनमें से किसका कलेक्शन है, फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। एक जैसा डेटा ऑब्जेक्ट है, यानी कि एरे जो आपका है वो एक जैसा डेटा ऑब्जेक्ट आपका होता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए, मैंने टिक कर दिया है। आप अपना काम करते के लिए प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेटेक हमारे पास कुछ इस प्रकार से, जब जब वन डायमेंशनल करेक्टर जो आपका होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, तो आपके तीन करेक्टर होते हैं आपके एरे में। तो जब वन डायमेंशनल करेक्टर एरे जिनकी लंबाई निर्धारित नहीं होती है के साथ इनिशियल वैल्यू असाइन की जाती है, तो उस संदर्भ में आपका क्या होता है। जब आपकी वन डायमेंशनल करेक्टर आपका एरे है, उसकी जो लंबाई निर्धारित नहीं है आपकी, यानी कि आपको कोई नल करेक्टर नहीं लगा, उस केस में आपका क्या होगा यहाँ पे। तो एक मनमाना करेक्टर स्ट्रिंग जो है आपका अंत में जुड़ जाएगा, अपने आप जुड़ जाएगा, या फिर नल करेक्टर स्ट्रिंग के अंत में जुड़ जाएगा, या स्ट्रिंग के अंत में स्ट्रिंग की लंबाई जुड़ जाएगी, या फिर उपरोक्त में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो कमेंट करें। तो सेकंड का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन बनेगा इसमें से बी ऑप्शन बनेगा, जो स्ट्रिंग का है नल करेक्टर जो है आपका स्ट्रिंग में जुड़ जाएगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर है मल्टी, जब मल्टी डायमेंशनल एरो को इनिशियलाइज वैल्यू में असाइन किया जाता है, तो उस केस में आपका क्या होता है। जब मल्टी डायमेंशनल एरो उसमें आपको वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है, उस केस में आपका क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे दाईं ओर की जो सबस्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट होती है वो तेजी से बढ़ने लगती है, या फिर सबसे बाईं ओर की सबस्क्रिप्ट वो तेजी से बढ़ जाती है, या सबसे बाईं ओर की सबस्क्रिप्ट सबसे कम हो जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे के संदर्भ में है थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, सबसे दाईं ओर की सब स्क्रिप्ट जो होती है वो तेजी से बढ़ जाती है। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा ए। तो काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, स्वाति सिंह, अर्जुन गौतम, इन्होंने सही आंसर दिए हैं यहाँ पे। तो आप अपने कमेंट करते रहें, आप ही का यहाँ पे बेनिफिट होगा। अगर स्पीड की कोई इशू है तो मुझको बता दें कमेंट करके कि आपको स्पीड सही नहीं मिल रही है, तो फिर मैं लाइव बंद कर दूंगा और फिर आपको फिर ऑफलाइन वीडियो आपको मिलेगी। ऑफलाइन में मेरा समय खराब होता है कि आपको वीडियो बनानी पड़ती है, मिस करनी पड़ती है, उसके चक्कर में आपकी 2 या 3 वीडियो मिस हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। यदि आप एक स्टैटिक एरे को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो एलिमेंट्स किस तरह के सेट होते हैं। तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा, यदि आप स्टैटिक एरे को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उस केस में आपका जो करेक्टर होता है वो एलिमेंट किस तरह सेट होता है आपका, जीरो, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या एक अनजानी वैल्यू कोई भी, या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, जीरो आपका सेट होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि दो एक समान स्ट्रिंग को कंपेयर किया जाता है तो इनमें से क्या स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग कंपेयर का जो आपका वेरिएबल होता है वो फंक्शन द्वारा वापस किया जाता है आपका। तो ये strcmp आपको बताएगा, अभी स्ट्रिंग की क्लास नहीं लगी तो उसमें आपको इसका देखने को मिलेगा आंसर। तो 5 नंबर के ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं।
तो 0 है, 1 है, 2 है और सभी सही है यहाँ पे। तो फिफ्थ नंबर का ऑप्शन होगा ए बनेगा 0। तो लगभग आपका 0 ही आंसर सब में आपका होगा। सिक्स नंबर है निम फंक्शन का क्या कर रहा है यहाँ पे। जो निम फंक्शन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मेन दिया है आपका और करेक्टर लाइन में 80 करेक्टर यहाँ पे सेट किए गए हैं और गेट्स में लाइन और पुट्स यानी कि आपका स्ट्रिंग का फंक्शन है ये। तो इसमें क्या ऑप्शन बनेगा, स्क्रीन पर हॉरिजेंटल लाइन प्रिंट करता है या फिर स्क्रीन पर एक वर्टिकल लाइन प्रिंट करेगा या 80 करेक्टर की एक लाइन को पढ़ेगा यहाँ पे, या फिर करेक्टर से बनी लाइंस को पढ़ता और प्रिंट आपका करेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका है 6 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा डी, यानी कि करेक्टर्स के करेक्टर से सभी करेक्टर से बनी लाइंस को पढ़ता है और उसको प्रिंट करता है। ना ही आपका वर्टिकल प्रिंट करेगा ना ही हॉरिजॉन्टल प्रिंट करेगा। जितना भी आप करेक्टर 80 के अंदर का प्रिंट करेंगे उसी को वो प्रिंट करेगा और उसी को वो रीड करेगा। तो ऑप्शन बनेगा 6 का डी। 7 नंबर पे चलते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दो एक्सप्रेशन में दोनों 5 के बीच का क्या अंतर है। तो इंटीजर 5 दिया है और i5 इक्वल टू 100 दिया है। तो इन दोनों के बीच में आपका क्या अंतर है बताएं कमेंट करके। सेवंथ का ऑप्शन, तो पहला एक निश्चित एलिमेंट है और दूसरा एक टाइप है। और सेकंड नंबर है पहला एक एरे साइज है, दूसरा एक निश्चित एलिमेंट है। पहला एक निश्चित एलिमेंट है, दूसरा एक एरे साइज है और दोनों दोनों ही एरे हैं, दोनों ही एरे के साइज को बताते हैं। तो क्या है आपके, ये आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। पहला एक आपका एरे साइज है और दूसरा आपका एक निश्चित एलिमेंट है, यानी कि आपने आई की वैल्यू 5 ले ली और यहाँ पे कितनी वैल्यू आप ले सकते हैं। और सेकंड वाले में आपका जो आई की वैल्यू 5 इक्वल टू 100 तक ही आपकी वो सेव होगी। तो एक निश्चित एलिमेंट हो गया और एक एरे का ये साइज है। तो 7 का ऑप्शन बनेगा बी। तो आप कमेंट करते रहें, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी मिल रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। 8 नंबर है इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन गलत है आपको बताना है। तो आपने जब वैल्यू लिखते हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी डिक्लेरेशन सही आप लिख रहे हैं कि आपको आउटपुट जो है वो सही मिले। तो उसी तरह का क्वेश्चन है ये आपका। तो इंटीजर p 8 दिया है, उसके बाद 1 2 3 4 5 की वैल्यू, करेक्टर c डबल ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे 3। तो आप समझ सकते हैं कंडीशन i j इक्वल टू 4 i इक्वल टू j, उपरोक्त सभी c एलिमेंट सही है। तो 8th का जो ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, उपरोक्त सभी c स्टेटमेंट सही है। तो c वाले जो स्टेटमेंट है आपके वो सभी आपके सही हैं। तो डी ऑप्शन बनेगा इसमें। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे स्टार बना हुआ। तो जितने स्टार वाले क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्न कोड सेगमेंट को देखें। तो ये कोड दिया गया आपका, करेक्टर एस 100 दिया, स्कैन एफ पर एस में वैल्यू स्टोर करा दी और प्रिंट एफ में एस में प्रिंट करा दी वैल्यू। एग्जीक्यूट होने पर उपयुक्त कोड सेगमेंट का आउटपुट क्या होगा, यानी कि इंडिया ग्रेड लिया गया यहाँ पे। अगर इसको प्रिंट करेंगे आउटपुट में तो इसका सेगमेंट आपका क्या आएगा। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर आपके 8th के, कि इंडिया इस ग्रेट है और IND और इंडिया, या कंपाइलर को एरर मिलेगा कि प्रिंट एफ में %3s एक वैलिड फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं है। तो इस प्रकार का इसमें ऑप्शन दिए गए आपको बताने हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 9th नंबर। तो आपने देख लिया, अब आप कमेंट करें ऑप्शन इसमें जो भी आपको लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जो, उसको ऑप्शन बनेगा आपका सी बनेगा, इंडिया आपका खाली प्रिंट होके आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। तो अब हम हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स। अब इसमें देखते हैं जो भी आपको सही लगे वो टी और एफ लिखें, आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ऑटोमेटिक एरेज को इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता। तो ये सही है कि गलत है आपको बताना है। तो टी और एफ अब आप कमेंट करें जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट। तो पहले का ऑप्शन जो बनेगा वो एफ बनेगा, यानी कि ऑटोमेटिक एरे को इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे फॉल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्रॉस बना दे रहा हूँ, उसका मतलब आपका फॉल्स है ये। सेकंड नंबर है, एरे एक ही टाइप की वैल्यूज का सेट होता है जिनका एक ही नाम होता है और इसके बाद इनका इंडेक्स लिया जाता है। तो ये सही कि गलत है। तो ये बिल्कुल सही है, एरे एक प्रकार का टाइप वैल्यू है और उसके बाद आपको जिनका नाम होता है वो ऐड करते हैं, उसके बाद आप इंडेक्स
लिखा जाता है, तो ऑप्शन बनेगा सेकंड का ट्रू। थर्ड नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक एरे का साइज आपका दिएगा ए 100 के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। इसमें अधिकतम 1000 एलिमेंट रखे जा सकते हैं इसके अंदर, तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा आपका फॉल्स है, 1000 नहीं आपके होंगे, तो ऑप्शन बनेगा थर्ड का फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एरे इंडेक्स को इंटीजर डेटा टाइप्स ही होना चाहिए। एरे इंडेक्स को इंटीजर डेटा टाइप्स ही होना चाहिए, तो कमेंट करें फोर्थ का ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल सही है। एरे इंडेक्स को इंटीजर डेटा टाइप्स ही होना चाहिए, तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक वैल्यू 10 दी गई है, एक एरे है, तो a+2 एरे के तीसरे एलिमेंट का पॉइंट जो है पॉइंट करता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिफ्थ नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे फॉल्स होगा। 6 नंबर पे चलते हैं। एरे अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल का एक कलेक्शन है जो पूरी मेमोरी पर फैले हुए होते हैं, बिल्कुल फॉल्स है ये। 7 नंबर है, क्या ये एक सही एरे डेफिनेशन है, यानी कि इंटीजर नम 25 दिया है और एक्सप्लेनेशन मार्क लगा है, तो ये सही है कि गलत है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 7 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स होगा यहाँ पे। 8 नंबर पे चलते हैं। यदि आप एक एरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो इसे एक स्टैटिक या एक्सटर्नल एरे अवश्य होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 8 का ये फॉल्स है आपका, यदि एक स्टैटिक एरे, तो बिल्कुल गलत है ये। 9 नंबर है, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन आपको थोड़े लेंथी मिल सकते हैं। यदि आप एरे के एक एलिमेंट को वैल्यू असाइन करते हैं और उस एरे का सबस्क्रिप्ट एरे की साइज से ज़्यादा होता है, तो अन्य डाटा या तो ओवर रिटर्न हो जाएगा अथवा सिस्टम के खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो नाइन्थ का ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल सही है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यदि एक एरे को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, तो इंटीजर एरे और इस प्रकार दिया, तो एरे शब्द ने एरे के एड्रेस को बदलता है कि क्या करता है यहाँ पे, तो 10th का ऑप्शन बनेगा बिल्कुल सही है आपका। एरे लिखने का जो पैटर्न है आप इसी प्रकार से लिखेंगे, जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें आपका जो ब्रैकेट लगाया गया था इसका आंसर से वो क्वेश्चन गलत था, तो अब जरूर देखें क्वेश्चन किस प्रकार से सही है, वो किस प्रकार से गलत होगा, ये आपको ही जज करना है वहाँ पे। 11 नंबर है, ए आपका दिया गया एक स्ट्रिंग है जबकि ए आपका एक करेक्टर है, यानी कि डबल यहाँ पे दिया है, डबल में इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे सिंगल है, तो ये करेक्टर है और वो स्ट्रिंग है। 11 नंबर बिल्कुल सही है आपका ये, और इम्पोर्टेंट भी आप देख सकते हैं, सब में स्टार बने हुए हैं आपके। 12 नंबर है, स्ट्रिंग जो है आपकी वो करेक्टर्स की एक एरे होती है, तो 12 नंबर का ऑप्शन बनेगा बिल्कुल सही है, स्ट्रिंग जो है आपके करेक्टर्स की एरे होती है, तो ट्रू ऑप्शन होगा। 30 नंबर है, एक स्ट्रिंग को नल करेक्टर से टर्मिनेट किया जाता है। 30 नंबर पे चलते हैं, तो 13 नंबर का ऑप्शन बनेगा ट्रू, एक स्ट्रिंग को नल करेक्टर से टर्मिनेट किया जाता है, बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रावर्सल का अर्थ है प्रत्येक एलिमेंट की प्रोसेसिंग। ट्रावर्सल का जो अर्थ है वो आपका ट्रावर्सल का अर्थ है प्रत्येक एलिमेंट की प्रोसेसिंग, 14 का ऑप्शन बनेगा ट्रू। 15 नंबर पे चलते हैं। यदि आपने एक स्ट्रिंग को ऐसे डिफाइन किया है, करेक्टर नेम और नेम जो 10 वैल्यू ली है, और आप जो है इस एरे में एक स्ट्रिंग टाइप करते हैं, तो स्ट्रिंग के अधिकतम 9 करेक्टर हो जाते हैं, तो क्या ये सही की गलत है, तो 15 का ऑप्शन बनेगा ट्रू, बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर था आपका 15। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, एरे एरे का नाम ही उसके एड्रेस को बताता है, तो एरे का जो नाम है वो उसके एड्रेस को बताता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, एरे का जो नाम है वो उसके एड्रेस को बताता है। 70 नंबर है, सी में एक एरे को एक साथ ही डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है आपका ये भी, और इम्पोर्टेंट भी है, इसको देख लें आप। 8 नंबर है, एस टी आर सी एम पी, यानी कि स्ट्रिंग को कंपेयर किया गया, तो फंक्शन को स्ट्रिंग को करेक्टर बाई करेक्टर कंपेयर करेगा या फिर राइट, जो भी आपको बता सकते हैं यहाँ पे, तो 18 का जो ऑप्शन बनेगा बिल्कुल ट्रू है। जो स्ट्रिंग का फंक्शन है, दो स्ट्रिंग के करेक्टर बाई
करेक्टर कंपेयर करता है। तो 18 का ऑप्शन बनेगा ट्रू। 19 नंबर पे चलते हैं। सिंगल ऑपरेशन जो होंगे जिसमें पूरी एरे शामिल हो सकती है कि उसकी अनुमति आपको मिलती है कि नहीं, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको मिलती है। 19 का ऑप्शन बनेगा ट्रू। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस चैप्टर का। तो एक एरे में अलग अलग तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। एक एरे में आपके अलग अलग तरह के एलिमेंट नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स, और आपके मैच द कॉलम मैंने सॉल्व कर दिए लाइव। और अभी मेरे पास जो सेट बचे हुए हैं जो कि आपके मैच द कॉलम और फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो मैं आपको ऑफलाइन कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको वीडियो की क्वालिटी ठीक ना मिल रही हो, मुझको नहीं मालूम है, मैं बाद में देखूंगा। तो आप कमेंट करके बता दें अगर आपको क्वालिटी ठीक मिल रही, तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ यहीं पे आपके सामने, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी इसी तरह की। तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझको बता दें एक बार कि आपको जो वीडियो दिख रही है वो आउटपुट ठीक दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि आपको फिर दोबारा दोबारा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि टाइम आपका भी खराब होगा। अभी आप लाइव हैं तो आप देख सकते हैं, बाकी जो लोग नहीं देख पाए हैं वो अपना बाद में देख सकते हैं। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन और इसमें पुटअप कर ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आगे। तो अब हमारे पास है कुछ क्वेश्चन, मैथ द कॉलम के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मैथ द कॉलम का, कि कांस्टेंट करेक्टर एम जी इक्वल टू वार्निंग दिया गया है, तो ये आपको क्या प्रिंट करके देगा वैल्यू। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा 1 पॉइंट, पहले का जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सी लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए ब्रैकेट में। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी बनेगा, एरे के एलिमेंट को बदला नहीं जा सकता, यानी कि एरे के एलिमेंट को बदला नहीं जा सकता। फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा ये, तो एरे का जो एलिमेंट है यहाँ पे बदला गया है इस वजह से। तो सेकंड नंबर है, मार्जिन आपका दिया गया है। मार्जिन आपको इसमें क्या होता है, तो सेकंड को ऑप्शन बनेगा एफ, दो लिस्ट को कंबाइन करता है। आपका मार्जिन क्या है, वो दो लिस्ट को कंबाइन करता है, तो ऑप्शन बनेगा एफ। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेकंड का ऑप्शन बनेगा एफ। थर्ड नंबर है, सॉर्टिंग दिया गया है, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा सॉर्टिंग, थर्ड का ऑप्शन बनेगा आई। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। तो आई में जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो है किसी ऑर्डर में अरेंज करना, किसी ऑर्डर में अरेंज करना, तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा आई। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन दिया है यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन आपका होगा, फोर्थ का ऑप्शन बनेगा जे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, यानी दो मैट्रिक्स कोई है तो उसमें आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा फोर्थ का जे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रिंग आपका दिया गया है, तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा ए, स्ट्रिंग जो आपका होता है वो नल करेक्टर से काम करता है, तो ये ऑप्शन बनेगा ए। ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, आप इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिया गया है, तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा ए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिफ्थ का ऑप्शन है ए। सिक्स नंबर है, ट्रावर्सल दिया गया है, तो सिक्स का ऑप्शन बनेगा डी, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट की प्रोसेसिंग करता है आपका ट्रावर्सल, तो सिक्स का ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्ट्रिंग की एरे जो है आपकी है वो क्या होती है, स्ट्रिंग की एरे। तो सेवन्थ का जो ऑप्शन बनेगा ई बनेगा, यानी कि टू डायमेंशनल एरे होती है स्ट्रिंग की एरे जो होती है आपकी, वो टू डायमेंशनल एरे होती है, तो ऑप्शन बनेगा सेवन्थ का ई। क्वेश्चन नंबर 8 है, एस टी आर कैट दिया गया है, स्ट्रिंग करेक्टर कुछ इस प्रकार से होता है सर, या कैटेगरी। तो एट्थ का ऑप्शन बनेगा बी, ऑप्शन बनेगा, यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है स्ट्रिंग कैट, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे एट्थ का ऑप्शन बनेगा बी। तो आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था, जो लास्ट हमारा टॉपिक था मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट नंबर 9 चल रहा था आपका, तो ये मॉक टेस्ट नंबर 10 है। इसमें आपको जॉइंट क्लास मिलेगी एरे की और आपको स्ट्रक्चर की। तो ये एरे के जो बचे हुए क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स के, उसको सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक स्ट्रिंग नेम की लंबाई निकालने के लिए जिस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि जब आप लोग स्ट्रिंग का कोई नोट स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं लेंथ के रूप में, तो आपको कौन सा टैग लगाना पड़ता है, यानी कि कौन सा वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग लेन, यानी कि STR, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी,
लेंथ के लिए STRLE। माउस काफ़ी बेकार चलता है इसमें, इस वजह से दिक्कत होती है। LEN, STRLEN, स्टारलैंड। कॉपी के लिए STRCPY आप लिख लें। STRLEN है, आप लिख लें पहले का आंसर STRLEN। नहीं नहीं अगर चलेगा तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा नोट पेंट पे, जिससे कि आपको सही समझ में आए। तो यहाँ लिख देते हैं, शायद यहाँ सही चले। काफ़ी ज़्यादा छोड़ देता है, तो आप नोट कर लें, काफ़ी दिक्कत हो रही है माउस चलाने में। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक एरे का इस्तेमाल कलेक्शन होता है एक जैसा डेटा। ऑप्शन बनेगा इसमें एक, यानी कि सिमिलर डेटा। अगर इंग्लिश में है तो सिमिलर डेटा या कॉमन डेटा, जो भी आपको मिले। तो इसमें ऑप्शन होगा एक एरे एक जैसे डेटा का कलेक्शन होता है। तो एक जैसा मैं लिख दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको लिखने की, कि काफ़ी ज़्यादा माउस बेकार चलता है सॉफ्टवेयर में। एक जैसा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक एरे में प्रत्येक अलग अलग वेरिएबल एक क्या कहलाते हैं? तो एक एरे में प्रत्येक अलग अलग वेरिएबल जो होते हैं आपके, वो एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट मैं लिख दे रहा हूँ, एलिमेंट। अगर ना समझ में आए तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, से कंपाइलर को पता लगता है कि हम एरे में काम कर रहे हैं। किसके द्वारा पता लगता है? तो ब्रैकेट के द्वारा। जो भी आप ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो ब्रैकेट्स के द्वारा आपको पता चलता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो दिया रहेगा, वो या तो ब्रैकेट बना रहेगा या फिर ब्रैकेट्स खुद ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे तो ब्रैकेट में उसको लिखा हुआ मिला है। तो ब्रैकेट्स से कंपाइलर को पता लगता है कि हम एरेज में काम कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर है, एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट एरे की साइज से एक कम होता है। यानी कि एरे का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो एरे की एक साइज से कम होता है। अब आपका माउस सही चल रहा है। जब माउस आपका सही ना चले तो एक बार उसको यूएसबी को निकाल दें, या फिर अगर वायरलेस है तो उसके बटन ऑन ऑफ कर लें, आपका माउस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एरे सबस्क्रिप्ट एरे की हो को पार कर जाती है तब सी कोई इशारा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो सिक्स का ऑप्शन बनेगा, उसके साइज को पार कर जाती है। यानी कि जब आप कोई एरर लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने 15 लिखी है और वो आपकी 16 पहुंच गई या उससे ज़्यादा पहुंच गई, तो फिर वो आपको कोई इशारा नहीं करेगी, यानी कोई आउटपुट आपको नहीं देगी, वो चलती चली जाएगी। तो ऑप्शन बनेगा साइज। हिंदी में आप लिख लें साइज, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में। ऑप्शन बनेगा साइज को पार करना। 7 नंबर है, एक एरे को इनिशियलाइज करने वाली वैल्यू को से अलग अलग किया जाता है, ये ब्रेसेस से घिरी होती है। 7 का ऑप्शन बनेगा कॉमा। कॉमा ब्रैकेट से घिरी होती है। तो ये आपका ऑप्शन बनेगा कॉमा, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझको यही मिला है ऑप्शन में। ओह माय गॉड, काफ़ी दिक्कत होती है इस तरह से लिखने में। लेकिन अगर मैं सही से लिखूँगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से कॉमा इसका ऑप्शन बनेगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, सभी स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर से ही खत्म होना चाहिए। कौन से कैरेक्टर है? नल कैरेक्टर के। जो भी आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर होंगे उनको नल कैरेक्टर से ही खत्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक एरे 2 डायमेंशन है तो एरे में एक एलिमेंट को दिखाने के लिए दो का प्रयोग किया जाता है। दो सब स्क्रिप्ट दो सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सब, SCRIPT आप लिख लें। दो सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उनको जरूर देखें आप, सब में इंपॉर्टेंट के स्टार बने हुए हैं। को मेमोरी में कॉलम मेजर ऑर्डर में या तो मेजर ऑर्डर में स्टोर किया जाता है। तो 10th का ऑप्शन बनेगा एरे को। एरे को मेमोरी में कॉलम मेजर ऑर्डर में या रो मेजर ऑर्डर में रखा जाता है। तो 10th का ऑप्शन बनेगा एरे। 11 नंबर पे चलते हैं।
एरे को एक्सेस किया जा सकता है किसके माध्यम से? रैंडम तरीके से। रैंडम रैंडम तरीके से एरे को, रैंडम हिंदी में आप लिखेंगे, एरे को रैंडम तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। 12 नंबर है, एक मल्टी डायमेंशन एरे दिया है यहाँ पे, ए 10 और 9 में एलिमेंट स्टोर किया जा सकते हैं किस रूप में? तो 12 का ऑप्शन बनेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें जब, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 एलिमेंट के रूप में स्टोर किया जा सकता है। 30 नंबर है, एक अनसाइड इंटीजर को दाईं ओर शिफ्ट करना है तो इसे 2 से करने के समान होगा किसके? तो 13 को आप डिवीजन करने के समान होगा। डिवीजन करने के समान होगा। 40 नंबर है, एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन है जो 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करती है, तो स्ट्रिंग कंपेयर का फॉर्मूला आप लगाना है strcmp। 50 नंबर पे चलते हैं। एरे को डेटा टाइप कहा जाता है किस रूप में? जो 15 का ऑप्शन बनेगा, डिवाइडेड के रूप में। तो ऑप्शन लिख दें, डी डिराइव्ड, DRIVED। एरे को ड्राइव्ड डेटा टाइप्स कहा जाता है। इस प्रकार से एरे को ड्राइव्ड डेटा टाइप्स कहा जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ, DERIVED। इस प्रकार से। 16 नंबर है, स्ट्रिंग फंक्शन जो आपका है str कॉपी दिया है, हेडर फाइल के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है? तो इसमें हेडर फाइल आपकी यूज होती है स्ट्रिंग में, string.h हेडर फाइल आपकी यूज होती है। str कॉपी, strn और स्ट्रिंग की कंपेयर में cmp। 17 नंबर है, पुट्स और गेट्स दिया हेडर फाइल के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत? तो 17 का ऑप्शन बनेगा, ये आपके लिखे जाते हैं जब आप यूज करते हैं हेडर फाइल, stdio.h हेडर फाइल के अंतर्गत गेट और पुट्स आते हैं। 18 नंबर है, फंक्शन एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ता है, तो 18 का ऑप्शन बनेगा, जो फंक्शन को एक स्ट्रिंग के साथ जोड़ता है, तो स्ट्रिंग यानी कि सब सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, strcat, उसके बाद ब्रैकेट, इस प्रकार से स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए या जोड़ने के लिए, कंपेयर करने के लिए। 90 नंबर, हेडर फाइल अलग अलग करेक्टर मैनिपुलेशन रूटीन्स डिक्लेयर करता है, 19 को ऑप्शन बनेगा, तो ctype.h, ctype.h। ctype.h हेडर फाइल अलग अलग करेक्टर मैनिपुलेशन रूटीन्स करता है। लास्ट क्वेश्चन आपका, स्टेटमेंट का इस्तेमाल एक एरे को रिटर्न करने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो 20 का ऑप्शन बनेगा, रिटर्न एरे का फॉर्म। रिटर्न, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना समझना प्लीज़ कमेंट में आप पूछ लें, मैं आपको समझा दूंगा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल एक एरे को रिटर्न करने के लिए नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन बनेगा रिटर्न। 19 नंबर में है, ctype.h हेडर फाइल जो आपकी यूज होती है वो अलग अलग करेक्टर मैनिपुलेशन रूटीन को डिक्लेयर करने के लिए यूज होती है। 18 नंबर है, strcat और ब्रैकेट है, फंक्शन का एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, ये आपके एरे चैप्टर के थे। तो आज हम लोग बात करेंगे सी लेवल के मॉक टेस्ट हिंदी चैप्टर की, जो चैप्टर का नाम है फंक्शन का। तो फंक्शन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे हिंदी में। तो अगर आपको इसके इंग्लिश की मॉक टेस्ट चाहिए तो मुझको कमेंट कर दें, तो मैं आपको बता दूंगा कि इंग्लिश की क्लास आपको जल्दी लगा देंगे। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है हिंदी के चैप्टर वाइज या मिक्सअप जो भी मेरे पास क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और देखते हैं, और इसमें लगभग आपको सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अवेलेबल है मल्टीपल चॉइस के रूप में, बेसिक से क्वेश्चन है और इनको देखते हैं। और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर सेट जरूर लगाएं, बाकी जो प्रोग्राम आपको बताएंगे वो प्रोग्राम लगाएं, और जो आपको थ्योरी बताया गई वो आपको लगाएं। बाकी अभी एक वीडियो आपको सेपरेट बना देंगे किस प्रकार से आप तैयारी करना है सी लैंग्वेज की, तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फंक्शन चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार बना हुआ है, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे पूछा गया है कॉलिंग प्रोग्राम में फंक्शन का टाइप डिक्लेरेशन करना जरूरी होता है, यानी कि जब कॉलिंग प्रोग्राम बनाते हैं तो उस समय क्या फंक्शन का जो टाइप डिक्लेरेशन है करना उसको जरूरी होता है। फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करें, या फंक्शन एक नन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, या फिर फंक्शन एक ही फाइल में परिभाषित ना किया गया हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, फंक्शन एक नन इंटीजर वैल्यू में रिटर्न करे तो इस केस में टाइप डिक्लेरेशन करना जरूरी होता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। वॉइड फंक्शन है आपका, वॉइड फंक्शन इंटीजर या डिक्लेरेशन उस फंक्शन की तरफ इशारा करता है। ऑप्शन देखते हैं। वॉइड फंक्शन, जब ये फंक्शन की क्लास अभी लगी नहीं, जल्दी आपको लगा देंगे, जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होते हैं या जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा बी, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है उस केस में वॉइड फंक्शन इंटीजर डिक्लेरेशन का उपयोग किया जाता है। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रिकर्सिव फंक्शन इस क्रम में एग्जीक्यूट होते हैं, किस क्रम में? लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी LIFO, फर्स्ट इन एफ आउट फर्स्ट आउट यानी FIFO, या पैरेलल फंक्शन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए, लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि LIFO। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्न फंक्शन में क्या कम्युनिकेटिंग की जा सकती है? तो यहाँ पर टेस्ट दिया एन इंटीजर आई लॉन्ग इंटीजर ब्रॉड इक्वल टू 1 लिया गया है। क्वेश्चन है क्या आपका, फंक्शन को कम्युनिकेट करना है आपको। तो क्वेश्चन देखें, पहले फॉर्मूला लगाया, फॉर कंडीशन लगी है, एक्सिक्यूट हो रहा है, प्रॉड इनटू इक्वल टू आई, रिटर्न करा रहा है 0। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं फिर क्या दिया गया है। एन पॉजिटिव रिटर्न का, तो उसको एक बार आप रन करा कर देख लिया करें तो आपको समझ में आ जाएगा। एन पॉजिटिव रिटर्न का प्रोडक्ट कैलकुलेट करता है, या फैक्टोरियल एन की वैल्यू कैलकुलेट करता है, या चेक करता है कि क्या एन एक नन नेगेटिव इंटीजर है या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, यानी कि फैक्टोरियल एन की वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो एन की जो वैल्यू यहाँ पे ली जा रही है इंटीजर एन, तो एल एन का ही पूरा यहाँ पे यूज हो रहा है, आप देख सकते हैं सब जगह। तो n की जो वैल्यू है यहाँ पे यूज की जा रही है, यानी कि फैक्टोरियल जो आपको कर रहा है वो n की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है। तो ऑप्शन बनेगा बी। फिफ्थ नंबर है, निम्न फंक्शन, कभी कभार कैलकुलेशन नहीं करना होता, आपको आंसर उसी में मिल जाता है। निम्न फंक्शन में क्या किया जाता है? टेस्ट ए कॉमा दिए है, इंटीजर ए कॉमा बी, इंटीजर जेड इक्वल टू ABC इक्वल टू ABSB, और रिटर्न करा दिया जेड को। तो ए और बी से बड़ा है निकलता है, या ए और बी छोटी वैल्यू निकालता है, या उस मेंबर को रिटर्न करता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे बड़ी होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। क्वेश्चन देख लें पहले आप, उसको आउटपुट निकालने की कोशिश करें और उसके बाद आंसर निकालें। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 5वें का 3 बनेगा, उस मेंबर को रिटर्न करता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है लेस देन इक्वल टू, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसको वो एब्सोल्यूट करके रिटर्न कर देगा। तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि इनिशियलाइजर लिस्ट में एलिमेंट की संख्या एरे की संख्या से कम है तो एरे के बाकी एलिमेंट होंगे वो कहाँ जाएंगे? 0 पर इनिशियलाइज हो जाते हैं, या -1 पर इनिशियलाइज हो जाते हैं, या 1 पर हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 6 का ऑप्शन बनेगा इसमें ए, 0 पर इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 7 नंबर है, ट्रैवर्सल का अर्थ यहाँ पे क्या है? एक एरे के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस करना, एरे में एक नया एलिमेंट ऐड करना, या एरे में एक मौजूद एलिमेंट को हटाना, या फिर एक एरे में एलिमेंट के क्रम में सजाना। तो ट्रैवर्सल का यहाँ पे अर्थ है 7 का ऑप्शन बनेगा ए, एक एरे के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस करना। तो जो भी जितने भी एलिमेंट आपने लिए हैं वो सभी को एक्सेस करने का कारण आपका होता है ट्रैवर्सल करना। तो 7 का ऑप्शन बनेगा ए। 8 नंबर है, निम्न फंक्शन को देखें। तो देखते हैं क्या फंक्शन दिया गया है। तो इतने लंबे फंक्शन आपको मिलते नहीं बेसिकली, ये आपको चैप्टर बेस है, इस वजह से इसमें लंबे क्वेश्चन है आपके। इंटीजर एफ इंटीजर आई के एस इक्वल टू 0, इफ आई डबल इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 0। फॉर लगाए कंडीशन K1 के इक्वल टू K2 इंटू के
एस प्लस इक्वल टू एफ रिटर्न 0 करेगी तो वैल्यू आपको क्या प्रिंट करेगी। क्वेश्चन देखें, इसका आउटपुट निकालें और बहुत सिंपल से आपको इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो 0 3 4 5, अब इसको आप एक्सिक्यूट करेंगे तो किस प्रकार से इसकी वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका है 8th है। क्वेश्चन नंबर 8 की जो वैल्यू आपकी प्रिंट होकर आएगी वो 0 प्रिंट होकर आएगी ए, यानी कि कोई वैल्यू आपको प्रिंट नहीं करेगी, सभी में आपका लगभग 0 या मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 इंटू 0 के दे दिया यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू जो आपको प्रिंट होकर आएगी वो 0 ही प्रिंट होकर आएगी। तो ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 8 ही क्वेश्चन थे मेरे पास, तो मैंने उनको सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट आ गया है हमारे पास अब। तो इसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बेसिकली जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं एरे लूप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में, 6 से 7 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी जो थ्योरी बेस है आपकी वो आपको ट्रू एंड फॉल्स में देखने को मिलेंगी। बाकी और उनके जो टैग वगैरह हैं जैसे कि हेडर फाइल है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, या जितनी भी इस प्रकार की वैल्यू है ये आपको मिलेंगी। इंटीजर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल, ये आपको मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम में। तो इसी प्रकार से आप उनको तैयार करके चलें। सारे वेरिएबल आपको पता होना चाहिए, सारे इंटीजर वैल्यू पता होना चाहिए, सारे डेटा टाइप्स, कैरेक्टर टाइप्स आपको सारे पता होना चाहिए, कितनी उसकी वैल्यू होती है वो सारी चीज़ें आपको थ्योरी के रूप में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप्स एक सेमी कॉलन से समाप्त होता है, यानी फंक्शन प्रोटोकॉल जो है वो एक सेमी कॉलन से समाप्त होता है, लास्ट में जो है वो सही है गलत है। तो सभी लगभग प्रोग्राम में आपका यूज होता है, तो पहला ऑप्शन सही बनेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा ट्रू। सेकंड है एरेज फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू तरीके से पास की जाती है। तो जो एरे फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू तरीके से पास की जाती है या किसी अलग तरीके से, तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा फॉल्स है, फंक्शन एरे में कॉल बाय वैल्यू तरीके से पास नहीं की जाती है, तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा फॉल्स। थर्ड नंबर है सी में सभी फंक्शन को एक इंटीजर या एक कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करनी होती है, तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा फॉल्स है, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक वेरिएबल को वैल्यू द्वारा एक फंक्शन में पास किया जाता है तो इसकी वैल्यू कॉलिंग प्रोग्राम में बदलनी होती है, तो ये भी फॉल्स है आपका, नहीं सॉरी ये ट्रू आपका होगा। जब एक वेरिएबल है और एक फंक्शन में पास किया जाता है तो उसकी वैल्यू प्रोग्राम में बदलती नहीं है, तो सही है बिल्कुल, ऑप्शन बनेगा फोर्थ का ट्रू। फिफ्थ नंबर है फंक्शन प्रोग्राम स्टेटमेंट का एक सेट होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रोसेस किया जा सकता है, तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा ट्रू। 6 नंबर है यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप्स कंपाइलर को ऐसा फंक्शन विवरण देता है जो प्रोग्राम के बाद में किसी बिंदु पर परिभाषित किया जा सकता है, तो 6 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है ये भी। 7 नंबर पे चलते हैं। एक प्रोग्राम में सभी मैक्रो सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम के कंपाइलेशन से पहले किए जा सकते हैं, तो 7 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है बिल्कुल ये भी। सारे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, स्टार बने प्लीज इनको जरूर आप तैयार कर लें, जिससे कि आपको अगर हिंदी में क्वेश्चन मिलता है पेपर दोनों साइड में मिलेंगे तो आप उसको टिक कर सकें। 8 नंबर है एक ऐसे फंक्शन को लिखना संभव है जो एक इंटीजर या एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न करता है लेकिन एक स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता है, तो 8 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स है बिल्कुल ये। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, इनको आपको पढ़ना है और आंसर इसके रट लेने हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। 9 नंबर है चूंकि लाइब्रेरी फंक्शन एसक्यूआरटी आर्गुमेंट्स के रूप में डबल प्रेसिजन वैल्यू लेता है, इसलिए एक इंटीजर वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना संभव है कि नहीं है, तो 9th का ऑप्शन बनेगा फॉल्स। 10 नंबर है जो आर्गुमेंट पास होता है उसे वास्तविक आर्गुमेंट कहा जाता है, तो 10th का ऑप्शन बनेगा ट्रू है बिल्कुल। 11 नंबर जब एक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो पूरा फंक्शन कॉल इक्वल साइज से दाईं ओर दिखाई देता है, तो 11 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है ये भी। 12 नंबर पर चलते हैं। मेन फंक्शन रिकर्सिव नहीं हो सकता है, तो 12 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर है प्रत्येक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना जरूरी नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स है, जरूर होता है बिल्कुल। 14 नंबर है फंक्शन की परिभाषा एक फंक्शन का डिक्लेरेशन दोनों एक जैसा ही होता है, तो 14 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स है, बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है आपका। 15 नंबर है सी लैंग्वेज रिकर्सन को सपोर्ट नहीं करती है, तो 15 नंबर है फॉल्स है, बिल्कुल सपोर्ट करती है आपकी रिकर्सन को।
रिकर्सन आपका सभी में काम करती है लगभग। 16 नंबर है सी कॉल बाय वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस को यह सपोर्ट करता है। 16 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स है, भी दोनों को सपोर्ट करता है, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू दोनों को फंक्शन आपका रिप्रेजेंट करता है। 17 नंबर है फंक्शन माल उसी कॉल उसी में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही मेमोरी एलोकेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 17 का ऑप्शन बनेगा बिल्कुल ये सही है। 18 नंबर है फंक्शन कोड की रिज्यूबिलिटी को बढ़ावा देता है, तो 18 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है, बिल्कुल ये भी आपका। 90 नंबर है एरेस फंक्शन द्वारा रिटर्न नहीं की जाती है क्योंकि, जबकि एरेस का पॉइंटर रिटर्न किया जा सकता है, तो 19 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है, बिल्कुल ये भी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसको जरूर तैयार करें। 20 नंबर है एक फंक्शन को वैल्यू पास करने से उस वैल्यू को एड्रेस फंक्शन की प्राइवेट मेमोरी स्पेस में रखा जा सकता है, तो 20 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है, बिल्कुल। 21 एक फंक्शन एक इंटीजर एरे पर ऑपरेट करता है जो इसे एक आर्गुमेंट, आगे देखते हैं क्या है, मेमोरी एलोकेशन में इस्तेमाल के रूप में पास की जाती है। इसके लिए उसे एरे की वैल्यू को मेमोरी में अलग अलग तरह पर रखा जा सकता है, लेकिन केवल फंक्शन को ही पता रहता है, तो 21 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है, बिल्कुल ये। 22 एरे का पॉइंटर एरे के बेस एड्रेस पर पॉइंट करता है, एरे का पॉइंटर एरे के बेस एड्रेस पर पॉइंट करता है, 22 का ऑप्शन बनेगा ट्रू। 23 एक फंक्शन तब भी उपयोगी होता है यदि आप कोई भी सूचना पास नहीं कर सकते और कोई भी सूचना इसके पास वापस नहीं प्राप्त कर सकती, तो इस केस में आपका कंडीशन होगी ट्रू। 24 एक फंक्शन में इसे वापस करने के लिए इसको रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, तो 24 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स। 25 आप मेन को किसी भी अन्य फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, तो 25 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स है ये। 26 पैरामीटर पासिंग बाएं से दाएं होती है, तो 26 का ऑप्शन बनेगा ट्रू। 27 मान उसी एक फंक्शन है जो मेमोरी एलोकेट करने में इस्तेमाल होता है और वेरिएबल्स को पॉइंटर्स रिटर्न करता है, तो 27 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बनेगा ऑप्शन फॉल्स। 28 है यदि एक फंक्शन का वास्तविक पैरामीटर एक एड्रेस होता है तो उस फंक्शन का करस्पॉन्डिंग फॉर्मल पैरामीटर भी एक पॉइंटर ही होना चाहिए, 28 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है। 29 पे चलते हैं। मेन फंक्शन अपने आप को रिकर्सिव तरीके से कॉल कर सकता है, 29 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है, बिल्कुल। 30 नंबर है रिकर्सिव फंक्शन रिकरेंसेस रिप्रेजेंट करने का एक सुंदर तरीका है। रिकर्सिव फंक्शन रिकरेंसेस रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका है या सही तरीका है, तो 30 का ऑप्शन बनेगा ट्रू है, बिल्कुल। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपके फंक्शन चैप्टर के ट्रू एंड फॉल्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिले होंगे आपको, तो इनको जरूर तैयार करें, हो सकता है कि आपको इसमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिले। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम की।